आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य। ये हम लोगों का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर नहीं देखे तो पार्ट 1 देख के आइए। उसमें मैंने बताया है कि ताजमहल किसने बनाया है, फिर लाल किला किसने बनाया है और जामा मस्जिद किसने बनाया है, पानीपत का कब युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का कब युद्ध हुआ था, कौन जीता कौन हारा, ये सब मैंने पढ़ा दिया है पार्ट 1 में। आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं मुगल साम्राज्य का। हम लोगों ने बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, शाहजहाँ तक पढ़ चुका था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला शासक जिसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब को भी आधा हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन अभी हम लोग शुरू से देखने वाले हैं। औरंगजेब औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन करता है। तो मुगल शासकों में औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली शासक था। मतलब कि औरंगजेब के बाद भी शासक आए लेकिन शक्तिशाली नहीं थे। औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली शासक था मुगल शासकों में। सामूगढ़ की विजय एवं आगरा किले पर कब्जे के बाद उसने दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया। मतलब कि डायरेक्ट ये राजा नहीं बन गया था। इसके पिता कौन थे? औरंगजेब का पिता था शाहजहाँ। तो शाहजहाँ के रहते हुए इसने सामूगढ़ का विजय किया और आगरा के किले पर कब्जा कर लिया और उसके बाद फिर अपना राज्याभिषेक किया। मतलब कि उसके बाद ये राजा बना। जब वह बादशाह बना तो उसके पिता जीवित थे। मतलब ये जब राजा बना था औरंगजेब तब इसके पिता शाहजहाँ जीवित थे। औरंगजेब ने अपने सैन्य अभियानों के तहत बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लिया। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो शाहजहाँ है, सो शाहजहाँ ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपना अधिकार में अधीन कर लिया था, लेकिन जीता नहीं था। लेकिन औरंगजेब ने उसे बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लिया था। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सनातनियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोहों का सामना करना पड़ता था। जैसे कि यहाँ पर उत्तर भारत में दिया गया, तो उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सनातनियों, मतलब कि जो उत्तर भारत में था सो औरंगजेब को यहाँ पर सिखों, जाटों से युद्ध करना पड़ता था। और उत्तर पूर्व में मतलब कि इधर इधर औरंगजेब को अहोमों से युद्ध करना पड़ता था और दक्कन में मराठों से, मतलब कि नीचे जो है सो दक्षिण भारत में मराठों से विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसके बाद शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी। मतलब कि जब मराठा था तो मराठा में एक राजा था जिसका नाम था शिवाजी। तो शिवाजी ने मराठों ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी। मतलब कि जब शिवाजी थे तो मराठों ने मुगलों को बहुत ज़्यादा टक्कर दिया। मतलब कि दोनों में पता नहीं चलता था कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। मतलब कि दोनों ही बहुत ज़्यादा ताकतवर था। मराठा भी बहुत ज़्यादा ताकतवर था और मुगल भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। तो औरंगजेब दक्षिण के युद्धों में 2.5 दशक तक जूझता रहा। मतलब कि औरंगजेब है सो लगभग 20 से 25 साल तक दक्षिण में लड़ाई करते रहा, युद्ध लड़ते रहा, लेकिन जीता बहुत ज़्यादा मुश्किल से। कहा जाता है कि यही दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रगाह साबित हुआ। मतलब कि दक्षिण भारत में ही वो फिर मर गया। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। उसके शासनकाल में 34% मनसबदार हिंदू थे। मनसबदार का मतलब जैसे कि कोई भी पद हो गया तो बहुत सारे पद हिंदू थे, लेकिन उसकी धार्मिक नीति रूढ़िवादिता एवं धार्मिक कट्टरता पर आधारित थी। लेकिन ये जो औरंगजेब है सो औरंगजेब अपना इस्लाम धर्म मानता था, लेकिन इसके बाद भी उसने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदार को रखा था और वो धार्मिक कट्टर था। धार्मिक कट्टर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हिंदू ही धार्मिक कट्टर होता, मतलब कोई भी धर्म अपना जो धर्म है उसको बहुत ही ज़्यादा मानता है तो उसको धार्मिक कट्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर जो हिंदू है वो सनातन धर्म को मानता है, बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, तो वो सनातन धार्मिक कट्टर है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर वो भी जो औरंगजेब है वो धार्मिक कट्टर था। इसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जब हुमायूं यहाँ पर शासन कर रहा था भारत में, तो उस समय शेर शाह सूरी ने उसको 1540 में यहाँ से भगा दिया था। हम लोग इससे पहले शेर शाह सूरी के बारे में ज़्यादा तो नहीं देखे थे, अभी देखने वाले हैं। हुमायूं को इसने युद्ध में हरा दिया था। एक कन्नौज का युद्ध में हराया था और पहला बेलग्राम चौसा का युद्ध में हराया था 1539 और 1540 में कन्नौज के युद्ध में हराया था, जिसके बाद शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठा था। तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। मतलब शेरशाह इसका नाम नहीं था, तो शेरशाह नाम इसका कैसे पड़ा? तो ये एक बार
जंगल में शेर को मारा था, तो जिस कारण इसका नाम शेर पड़ा। जैसे उसके पिता का नाम हसन खां सासाराम हसन खां था। ठीक है भैया। जो फरीद शेर शाह है, सो शेर शाह का बचपन का नाम फरीद था, इसके पिता का नाम हसन खां था। सासाराम बिहार, मतलब बिहार में एक जगह है जिसका नाम है सासाराम, तो सासाराम के जागीरदार थे इसके पिता जो थे, सो सासाराम में जागीरदार मतलब जमीन में का कारोबार करते थे। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने उसे एक शेर के आक्रमण से रक्षा करने के लिए उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी थी। मतलब कि एक सूबेदार था बिहार का, खान लोहानी, ठीक है, बहार खान लोहानी। तो ये जब इसको शेर ने इसको पूरा घेर लिया था, शेर आक्रमण कर दिया था इसके ऊपर, तो शेर का आक्रमण से इसको बचाया था शेर शाह ने, तो जिससे इसको शेर खां की उपाधि दिया गया। मतलब फरीद को उसके बाद शेर खां बोला जाने लगा। बड़ी फुर्ती और बहादुरी से शेर शाह ने शेर को मार कर गिराया था। ठीक है, क्या हुआ था, जो शेर शाह था उसने शेर को मार के गिरा दिया था, जिस कारण इसको शेर खां का उपाधि दिया गया। शेर शाह अरबी फारसी का अच्छा ज्ञाता था। जो शेर शाह सोरी है, सो उसको अरबी और फारसी भी आता था। उसके प्रशासन की जानकारी पिता के जागीर के प्रबंध से प्राप्त किया था। मतलब कि जो इसके पिता जो जागीरदार था, मतलब जो जमीन उमीन का कारोबार करता था, तो उसी से ये अपना जानकारी प्राप्त किया था, मतलब अरबी और फारसी भाषा सीखा था। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह सासाराम का जागीरदार बना। जब इसके पिता मर गए, मृत्यु हो गया, तो सासाराम का जागीरदार कौन बने, मतलब बहुत बड़ा जमीन का जो रख रखाव करता है, सो शेर शाह बने। अपनी सैन्य प्रतिभा की बदौलत 1529 ईस्वी में वह बिहार का शासक बना। मतलब कि जब ये सेना में भर्ती था, तो सेना में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्य करता था, बहुत सारे युद्ध जीता, जिसके बदौलत सेना प्रतिभा की बदौलत 1529 में वो बिहार का शासक बन गया। मतलब कि बिहार का वो राजा बन गया। ठीक है, बिहार का राजा बन गया, और बिहार का राजा बनने के बाद सबसे पहले हुमायूं से युद्ध किया और हुमायूं को हरा दिया। ठीक है, उसके बाद चुनार के किले पर कब्जे को लेकर उसका हुमायूं के साथ पहला संघर्ष हुआ, और कन्नौज के निर्णायक लड़ाई में जीत हासिल कर शेरशाह दिल्ली का शासक बना। ये हम लोग पहले भी पढ़े थे कि हुमायूं से युद्ध लड़ा गया था, दो ठो। पहला हम लोगों का था चौसा का युद्ध, और दूसरा था हम लोग का कन्नौज का युद्ध, जिसमें कौन जीता था, तो शेरशाह सूरी जीता था, और उसके बाद दिल्ली का शासक बन गया। ये यहाँ पर 4.7 में चित्र दिया हुआ है। सासाराम बिहार में स्थित शेरशाह का मकबरा, मतलब कि ये शेरशाह का मकबरा दिया गया जो कि बिहार में स्थित है। अब हम लोग देखने वाले हैं शेरशाह का प्रशासन, मतलब कि शेरशाह के जब शासन कर रहा था तो उस समय कैसा उनका प्रशासन था, कौन कौन से मंत्री थे, क्या क्या उन्होंने बनाया, इसके बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं। शेरशाह का प्रशासन। शेरशाह का केंद्रीय प्रशासन प्रजा के कल्याण की भावना से प्रेरित था। मतलब कि जो शेरशाह था सो बहुत ज़्यादा प्रजा का कल्याण करता था। वह सभी विभागों के कार्यों को स्वयं देखता था। मतलब कि जितने भी विभाग थे, जितने भी कार्य थे, वो स्वयं देखता था, और उसके मंत्री स्वयं निर्णय नहीं लेते थे। मतलब कि जो भी मंत्री रखता था शेरशाह, तो वो डायरेक्ट मंत्री निर्णय नहीं लेता था, बल्कि केवल उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे। मतलब कि शेरशाह जो बोलते थे और वो सब मंत्री सब पालन करते थे। वे शेरशाह को केवल सलाह दे सकते थे, मतलब सिर्फ सलाह दे सकते थे, परंतु उसे मानना या ना मानना शेरशाह की इच्छा पर निर्भर था। मतलब कि शेरशाह मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं उनकी इच्छा को। वह प्रत्येक विभाग की छोटी से छोटी रिपोर्ट को स्वयं पढ़ता था। मतलब कि छोटा से छोटा बात जो होता था वो खुद देखता था, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। उसका प्रशासन केंद्रीय एवं प्रांतीय शासन व्यवस्था में बटा हुआ था। मतलब कि जैसे हम लोगों का भी देश है, बहुत बड़ा देश है, तो उसमें एक प्रधानमंत्री जो पूरे देश को कंट्रोल करता है, और बहुत सारे राज्य है, उसमें मुख्यमंत्री पूरे राज्य को देखता है। तो उसी तरीके से उस समय केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन बटा हुआ था। प्रशासन के रूप में उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। मतलब कि इसे शेरशाह को अकबर का पूर्वगामी बोला जा सकता है। मतलब अकबर से पहले, अकबर जैसा ही इसने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया था। शेरशाह स्वयं सैनिकों की भर्ती करता था। मतलब कि जितने भी सेना था, तो सेना को वो डायरेक्ट भर्ती करता था, जो जो अच्छा होता था उनको भर्ती करता था। उनके सैनिकों का हुलिया लिखने तथा घोड़ा दागने की प्रथा पुनः चलाई। मतलब कि जैसे घोड़ा में नंबर होता है, जैसे नंबर कौन सा घोड़ा कौन सा नंबर है, तो उस तरह से नंबर उसमें लिखा जाता था। सैनिकों
को नगद वेतन दिया जाता था। मतलब कि उन लोगों को डायरेक्ट नगद वेतन, मतलब कि जितना पैसा हुआ उतना सैनिकों को दे दिया जाता था। उन्हें राज्य के विभिन्न भागों में रखा जाता था। मतलब कि जितने भी राज्य थे उनके अलग अलग जगहों में सेना को रखा जाता था। उसने किसानों को भूमि का पट्टा दिया। मतलब कि जैसे कि आज हम लोग देखते हैं ना कि भूमि है, जमीन है, तो जमीन किसके नाम पर है, तो उस समय बस यहाँ पर जो उनके पूर्वज थे, मतलब कि जैसे दादा पिता, तो उनको ही पता रहता था कि ये जमीन हम लोगों का है। लेकिन जो शेरशाह था, तो शेरशाह सूरी ने भूमि का पट्टा दिया। मतलब कि जैसे रसीद होता है, तो वो रसीद शेरशाह सूरी ने ही प्रारंभ किया था किसानों के लिए। उसके बाद पता चलने लगा कि ये ज़मीन किसका है। उसमें सबका नाम लिखा रहता था, कितना ज़मीन है, क्या है, जिसमें भूमि का क्षेत्रफल, मतलब कितना बड़ा ज़मीन है, कहाँ पर स्थित है, शहर में है या गांव में है, किस प्रकार का है, उसमें कौन सा फसल उसमें बोया जाता है, फिर मालगुजारी दर्जा रहती थी। मतलब कि उसमें जो भी ज़मीन रहता था तो वो सब उसमें लिखा रहता था। तो मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के नॉलेज के लिए कि जो भूमि का पट्टा है, सो कौन स्टार्ट किया, मतलब रसीद, सो शेरशाह सूरी के ही समय स्टार्ट हुआ था। उसके बाद लगान, नगद या जिन्स, अनाज दोनों का रूप में देने की छूट थी। मतलब लगान जो है, जो भी टैक्स लेता था, वो हम लोग पैसा भी दे सकते हैं, नहीं तो अनाज भी दे सकते हैं, कुछ भी। शेरशाह एक न्यायप्रिय शासक था। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा शासक था, मतलब न्याय भी बहुत ज़्यादा अच्छा करता था। वह प्रत्येक बुधवार को की शाम को स्वयं निर्णय करने बैठता था। मतलब कि अगर कुछ भी किसी को न्याय चाहिए तो वो स्वयं न्याय करने के लिए बैठता था बुधवार को, डेली शाम को। उस पर जो सही रहता था उसको सही ठहराया जाता था और जो गलत रहता था उसको सजा सुनाया जाता था। उसके बाद काजी और सैनिक मुकदमों का निर्णय करते थे। जैसे कि आज हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग वकील है, जज है, तो उस समय वकील जज को हम लोग काजी बोलते थे। तो काजी है सो असैनिक, मतलब सेना का नहीं, सेना के अलावा जो भी है तो उसके मुकदमों का निर्णय करते थे। और गांव के मुकदमे ग्राम पंचायत द्वारा निपटाए जाते थे। मतलब जहां पर शेरशाह सूरी जा सकता है वहां पर वो अपना फैसला सुनाता था। फिर जो सेना का नहीं है तो असैनिक है तो वहां पर काजी सुनाता था। और जो गांव हो गया तो गांव में एक ग्राम पंचायत बना देता था, वही सब फैसले सुनाया करता था। शेरशाह ने व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में पुरानी और खोटी मुद्राओं को प्रचलन से हटा दिया। मतलब कि जैसे कोई भी हम लोग सामान खरीदने जाते हैं तो कुछ पैसा देते हैं ना, तो उस समय पुराना खोटी उल्टी कुछ मुद्रा चलता था तो उसको हटा दिया और उसके स्थान पर सोना का, चांदी और तांबे की मुद्राएं चलाई। बोला कि अब से जो भी खोटा वोटा चलता था वो नहीं चलेगा, अब से सोना, चांदी और तांबा का पैसा चलेगा। तो शेरशाह के समय 23 टकसालें थी। टकसालें मतलब क्या होता है, जैसे पैसा है, जैसे सोना चांदी है, तो वो कहीं पर तो सिक्का बनता होगा ना, तो बनाने के लिए 23 जगह, मतलब 23 ऐसे जगह बनाए गए थे जहाँ पर पैसा बनता था। उसकी मुद्राएं वृत्ताकार तथा वर्गाकार, मतलब कि जैसे गोल गोल और उसके बाद चार फुट सिक्का हुआ करता था। सिक्कों पर अरबी लिपि में शेरशाह का नाम और पदवी और टकसाल का नाम अंकित रहता था। मतलब कि जो पैसा रहता था उस सिक्का में शेरशाह का नाम रहता था, कौन सा पद है, मतलब क्या राजा है, और टकसाल का नाम कि कहाँ पर बना है। जैसे कहीं पर मुंबई में बना तो वहाँ पर लिखा रहेगा मुंबई शेरशाह सूरी और राजा लिखा रहेगा। तो इस तरह से वहाँ पर रहता था। कुछ मुद्राओं पर शेरशाह का नाम देवनागरी लिपि में भी अंकित है। जैसे कि वहाँ पर अरबी लिपि में लिखा हुआ था, लेकिन कुछ कुछ जगह पर हम लोग को देवनागरी लिपि भी अंकित मिला है। शेरशाह के प्रशासन की एक महान उपलब्धि, मतलब कि सबसे बड़ा वो महान उपलब्धि, सबसे बड़ा क्या कहता पता है कि वो सड़कों तथा सरायों का निर्माण कराना था। जैसे कि अगर सड़क बना दिया तो कोई भी आदमी एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से जा सकता है। और ये सराय क्या होता है, सराय मतलब होता है रुकने के लिए जगह। जैसे कि यहाँ पर जो सड़क है तो सड़क बहुत ज़्यादा लंबा हुआ करता था, लेकिन उस समय गाड़ी उड़ी तो कुछ था नहीं, तो वहाँ पर कैसे हम लोग चलेंगे। तो उसने राजधानी तथा मुख्य नगरों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण कराया। मतलब कि बहुत सारा मुख्य नगर और जो राजधानी है सो बहुत सारा सड़क बनाया। इससे साम्राज्य की सुदृढ़ता के साथ व्यापार तथा आवागमन की भी उन्नति हुई। मतलब कि जो साम्राज्य है सो सुदृढ़ीकरण और व्यापार, मतलब कि जैसे बिजनेस हो गया, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाना है, जो 2-3 दिन में जाता था वो एक दिन में अब चल जाएगा सड़क बनने के बाद। कलकत्ता अब कोलकाता से पेशावर तक बनाया गया। मतलब कि जो यहाँ पर बताया गया जो सड़क था सो कलकत्ता से पेशावर तक ये सड़क बनाया गया था, जिसको हम लोग जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड
उसके दिमाग की बड़ी उपज थी, मतलब कि सबसे बड़ा, मतलब जैसे कि हम लोग आज चौड़ा चौड़ा रोड देखते हैं ना, तो वो उस समय शेरशाह सूरी ने ही बनाया था। बोला जाएगा जीटी रोड कौन बनाया है, तो शेरशाह सूरी ने ही बनाया था। ठीक है, देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा काम किया, ये सड़क बना दिया, फिर सराय मतलब कि बना दिया रुकने के लिए, फिर सोना चांदी का सिक्का चला दिया, उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि भूमि का पट्टा तैयार कर दिया, मतलब कि रसीद बना दिया। इसके बाद झारखंड से यह सड़क गुजरती है, मतलब झारखंड से भी यह गुजरती है, इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। शेर शाह ने मार्गों में प्रत्येक 2 कोस पर एक सराय का निर्माण कराया। सराय मतलब अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया, सराय का मतलब होता है जैसे कोई यात्री जा रहा है, बहुत दूर से आ रहा है तो उसको रुकने के लिए कहीं पर तो जगह चाहिए, तो उस सड़क पर, सड़क के किनारे किनारे मतलब कि ये रूम बना देता था रुकने के लिए यात्रियों के लिए। तो हर जगह नहीं बनाता था, 2-2 कोस मतलब कि लगभग मतलब कुछ दूरी पर, बहुत ज़्यादा 2-3-4 किलोमीटर यहाँ पर जैसे 2 कोस लिखा, तो 2 कोस पर हर जगह कमरे कमरे रूम बनाए जाते थे, यानी सराय बनाए जाते थे। कोई यात्री जा रहा है तो वहाँ पर जाकर के आराम कर सकता है। तो जहाँ पर ठहरने के लिए और भोजन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती थी, मतलब कि वहाँ पर जो भी चीज़ है, वहाँ पर रुकना सब फ्री, खाना सब फ्री, सब कुछ फ्री वहाँ पर दिया जाता था सरकार के द्वारा, यानी शेरशाह के द्वारा दिया जाता था फ्री में। प्रत्येक सराय में एक चौकीदार हुआ करता था, मतलब यहाँ पर चौकीदार हुआ करता था। फिर डाक सेवक और 2 घोड़े सदैव तैयार रहते थे। मतलब क्या होता था, यहाँ पर डाक सेवक भी रहता था, मतलब कि जो चिट्ठी पहुँचाता है एक जगह से दूसरी जगह, और वहाँ पर 2 घोड़े सदैव रहते थे। और इन सरायों का डाक चौकी के रूप में भी प्रयोग होता था, मतलब कि वहाँ पर पोस्ट ऑफिस भी बना दिया गया था, मतलब एक पोस्ट ऑफिस जैसा वहाँ पर बना दिया गया था, और उसमें बहुत सारे लोग वहाँ पर रुक भी सकते थे सराय में। शेरशाह की इन सड़कों तथा सरायों को साम्राज्य की धमनियाँ कहा जाता है। धमनियाँ जानते हैं हम लोग के शरीर में है, धमनियाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें खून हम लोग का बहता है। तो जिस कारण से बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट सड़क बन गया था, जिससे हम लोग कुछ भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, अपना चिट्ठी भी पहुँचा सकते थे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि उसने करीब 1700 सरायों का निर्माण कराया था। आप समझ सकते हैं, 1700 रूम बना दिया था इसने, सड़क के किनारे किनारे रुकने के लिए, फ्री में खाना, फ्री में सब कुछ रहना, सब कुछ बना दिया था। सड़कों तथा सरायों के अतिरिक्त उसने अनेक भवनों और कई अस्पतालों का भी निर्माण कराया, मतलब कि उसने और बहुत सारे अलग अलग भवन बना दिए। फिर अस्पताल मतलब कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए बनाया गया था। शेरशाह कुशल प्रशासक था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा शासक था। वह स्वयं विद्वान था और विद्वानों का बहुत सम्मान करता था। वो बहुत ज़्यादा क्या था, विद्वान था और विद्वानों का भी सम्मान करता था। सैनिक तथा असैनिक क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियां काबिले तारीफ है, मतलब कि जो सैनिक है और असैनिक है उसमें बहुत ही ज़्यादा वो उपलब्धि धारण कर लिया था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा शासक था। उसे प्रशासन के लिए करीब 5 वर्षों का ही समय मिल सका, मतलब कि वो 5 साल तक ही शासन किया। ठीक है, यहाँ पर पूछा जाएगा कि शेरशाह सूरी कितना साल तक शासन किया, तो मात्र 5 साल तक ही रहा, और 5 साल में बहुत सारा काम कर दिया। जीटी रोड बना दिया जिसमें हम लोग आज चलते हैं, फिर पोस्ट ऑफिस उसी समय बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद फिर पट्टा उट्टा जमीन का ये सब शेरशाह सूरी के समय ही बना था। इसके बाद हम लोग देखते हैं, लेकिन इस सीमित समय में ही उसने कई बड़े बड़े काम किए। जिस कुशल प्रशासन तंत्र की स्थापना उसने की थी, उसका लाभ मुगलों को प्राप्त हुआ। मतलब कि जैसे जब मुगल को हुमायूं को भगा दिया था, लेकिन जब ये मर गया उसके बाद फिर हुमायूं फिर से वापस कब्जा कर लिया था, तो उन लोगों, जब मुगल आए तो मुगल को भी बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, और उसके कारण ही मुगल साम्राज्य का स्थायित्व प्राप्त हुआ, मतलब कि बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बड़ा होने लगा मुगल साम्राज्य। इतिहासकार उलजले हेंग ने शेरशाह को भारत का महानतम शासक बताया, मतलब कि एक इतिहासकार था, मतलब पुस्तक लिखता था। उलजले हेंग ने बताया है कि शेरशाह एक बहुत ही महानतम शासक था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक चित्र दिया गया है, चित्र में हम लोग देख सकते हैं एक इबादत खाना में अकबर के विभिन्न धर्मों का विद्वान के साथ चर्चा करते हुए। जैसे कि जो अकबर है ना, सो अकबर पढ़ा लिखा शासक नहीं था, तो जिस कारण से वो अपने पास बहुत सारे लोगों को रखता था और सभी का पुस्तक पढ़ता था, मतलब कि जितने भी धर्म के अलग अलग धर्म के विद्वान थे सभी से बोलता था कि ईसाई धर्म का हमको बताओ, उसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं, हिंदू धर्म में क्या क्या अच्छी बातें हैं, तो वो सब कुछ ये जानता था।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुगल साम्राज्य का विस्तार। मतलब कि मुगल साम्राज्य कितना ज़्यादा विस्तार कर लिया था, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले, कहाँ कहाँ तक विस्तार, कहाँ कहाँ पर जीत लिया था। तो शेर शाह के शासन प्रबंध की जानकारी अब्बास खान सरवानी द्वारा लिखित पुस्तक तारिक ए शेर शाही, ठीक है, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, तारिक ए शेर शाही एक पुस्तक है जिसमें हम लोग को शेर शाह के बारे में हम लोगों को पता चलता है। ये पुस्तक तारिक ए शेर शाही किसने लिखा था? तो अब्बास खान सरवानी ने लिखा था। आगे देखते हैं। महान मुगल बादशाहों ने अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया। जब जब बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी, हम लोगों ने देखा था कि मुगल वंश कौन स्थापित किया था? तो बाबर ने। तो इसका क्षेत्रफल सीमित था, मतलब छोटा सा था। परंतु जब औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में 21 सूबे प्रांत थे। ये आखिर प्रांत सूबे मतलब क्या होता है? सूबे प्रांत का मतलब होता है राज्य, ठीक है, क्षेत्र हो गया। तो उस समय इतना ज़्यादा वो लोग क्षेत्र अपना हासिल कर चुके थे कि 21 सूबे थे। एक अफगानिस्तान में था, 14 उत्तर भारत में और 6 दक्कन में था। इतना ज़्यादा उन लोगों ने कब्जा कर लिया था। मुगल साम्राज्य वर्तमान भारत के अतिरिक्त अफगानिस्तान तक भी फैला था, मतलब कि जिससे हम लोग पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान देश जानते हैं, तो वहाँ तक भी फैला हुआ था। उसका चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के अतिरिक्त हिंदुस्तान के किसी भी सम्राट में इतने विस्तृत क्षेत्रों पर शासन नहीं किया। मतलब कि इतना बड़ा जो क्षेत्र है सो एक दो राजा मात्र, एक चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा सम्राट अशोक ने ही शासन किया था पूरा हिंदुस्तान के अतिरिक्त अलग अलग जगहों पर। सन 1686 से 89 तक का काल मुगलों को राजनीतिक बुलंदी का समय था, जब बीजापुर और गोलकुंडा मुगल साम्राज्य में शामिल हुए तथा मराठों की शक्ति धूमिल हो गई। मतलब कि जब 1686 से 89 का समय था, तो उस समय बीजापुर और गोलकुंडा को जब औरंगजेब ने जीता था, तो उस समय बहुत ही ज़्यादा वो लोग अपना साम्राज्य को फैला चुके थे और मराठों की भी शक्ति कम हो चुकी थी। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिससे कि हम लोग को पता चल सकता है कि मुगल साम्राज्य कितना बड़ा हो चुका था। जैसे यहाँ चित्र में दिया है कि मुगल साम्राज्य का विस्तार, मतलब जितना भी ऑरेंज ऑरेंज हम लोग को दिख रहा है, सब यहाँ पर मुगल इतना बड़ा क्षेत्र पर शासन करते थे। इधर हम लोग का लाहौर सब पाकिस्तान में, और वही हम लोग काबुल सब इधर देख रहे हैं, तो इधर अफगानिस्तान तरफ भी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था मुगलों ने। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुगल कालीन राजनीति एवं आर्थिक व्यवस्था की। मतलब जब मुगल था तो मुगल के समय राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, उस समय कौन कौन से पद हुआ करते थे, कौन कौन से पद, मतलब कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी जमींदार हो गया, फिर मंत्री हो गया, अलग अलग मंत्री, तो कौन कौन से मंत्री थे। आर्थिक व्यवस्था किस तरह का पैसा क्या क्या होता था, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मुगलों में उत्तराधिकार संबंधी कोई निश्चित नियम नहीं है। मतलब उत्तराधिकार मतलब कि जब राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा कोई उत्तराधिकार संबंधी कोई निश्चित नियम नहीं था। मुगल साम्राज्य में सुचारू रूप से प्रशासन चलाने के लिए अधिकारियों की व्यवस्था की गई थी। मतलब कि जो मुगल साम्राज्य है सो उसको चलाने के लिए बहुत सारा अधिकारी रखा गया था। इसमें से कुछ प्रमुख थे, जैसे कुछ कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट दिया गया है। जैसे पहले नाम है वजीर। वजीर आखिर किसको बोलते थे? तो यह साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था, ठीक है। मतलब कि जैसे राजा हो गया तो राजा के बाद दूसरा होता था वजीर। वजीर ही सब कुछ कार्य करता था। उसे सैनिक तथा असैनिक दोनों मामलों में असीमित अधिकार प्राप्त है। मतलब कि अपने मर्जी से, चाहे वो सेना रहे या कोई असेना, मतलब सेना ना रहे, तो उस पर भी वो अपना अधिकार जमा करके कुछ भी बोल सकता था करने के लिए। जैसे अकबर के काल में वजीर को वकील और वित्त मंत्री को वजीर या दीवान कहा जाता था, ठीक है। जो अकबर था तो अकबर के समय उसको वजीर को वकील बोला जाता था और वित्त मंत्री को वजीर या दीवान बोला जाता था। वह लगान वसूल करने के प्रबंध की देखभाल करता था। मतलब कि वजीर का मतलब क्या हो गया? वजीर का मतलब जो एक ऐसा व्यक्ति जो लगान का मतलब क्या होता है? कर, यानी कि टैक्स। जैसे कि कोई भी व्यक्ति हो गया तो उस क्षेत्र में रह रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो जिस भी क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ से लगान वसूल करने के लिए सब वजीर जाता था और वहाँ से सब टैक्स का देखभाल करता था कि कहाँ पर टैक्स दिया है, कहाँ पर लगान नहीं दिया है। तो आरंभ में वजीर राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, किंतु कालांतर में अन्य विभागों पर भी इसका अधिकार रहने लगा। मतलब पहले सिर्फ राजस्व विभाग में ही
काम करता था वजीर, लेकिन उसके बाद और भी भागों में वो काम करने लगा। वजीर मतलब क्या हो गया? वजीर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो टैक्स हम व्यक्तियों से, किसानों से जाकर के लेता था। अब हम लोग अगला देखने वाले हैं मीर बख्शी। ये कौन था? तो मीर बख्शी सर्वोच्च वेतन अधिकारी था, मतलब कि इसको सबसे ज़्यादा पैसा दिया जाता था। मीर बख्शी का प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती करना था, मतलब कि सैनिकों का भर्ती, कौन सा अच्छा व्यक्ति है जिसको हम लोग सेना में भर्ती करेंगे, युद्ध में लड़ पाएगा, फिर उसका हुलिया रखना, फिर रसद प्रबंध, फिर सेना का अनुशासन रखना तथा सैनिकों के लिए हथियारों व हाथी घोड़े का प्रबंध करना। मतलब कि मीर बख्शी को सबसे ज़्यादा पैसा दिया जाता था क्योंकि मीर बख्शी ही सबसे ज़्यादा काम करता था। ये सैनिकों को देखता था, होलिया उसका रखना, फिर जितने भी हथियार हो गया, तो जितने भी हथियार है, जैसे हथियार बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है ना, तो जिस कारण मीर बख्शी किसी को भी नहीं बख्शा था, सबको मारता था। ठीक है, तो हथियार तो उसके लिए, मतलब ये ट्रिक याद रख सकते हैं कि मीर बख्शी का कार्य क्या था, तो वो हथियार बनाता था, किसी को भी नहीं बख्शा था, सबको मारता था। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का अगला है रसद उस सुदूर। रसद शर्त और सुदूर, यह धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार होता था। मतलब कि जैसे धार्मिक कार्य होता है ना कि हाँ आज का दिन ठीक है, आज हम लोग ये काम शुभ रहेगा, ये अशुभ रहेगा, तो वो धार्मिक मामलों में बादशाह को सलाह देता था कि हाँ इस दिन पूर्णिमा का दिन अच्छा दिन है, उस दिन ये करेंगे, अभिषेक करेंगे। तो उस मामलों में, और वह धार्मिक मामलों में फिर धार्मिक धन संपत्ति व दान विभाग का प्रधान होता था सद्र उस सुदूर। ठीक है, सद्र उस सुदूर क्या था? सद्र उस सुदूर एक धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार था, तो धर्म के बारे में वो बताता था। जैसे कि हम लोग आज पंडित जी से पूछते हैं कुछ, कौन सा शुभ है, कौन सा अशुभ दिन है, तो उस तरीके से सद्र उद्र सुदूर बनाया गया था। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, चित्र 4.1, हुमायूं और ताहमसी यानी ईरान का एक शासक के बीच वार्तालाप का एक दृश्य है। यहाँ पर हुमायूं और ईरान का एक व्यक्ति आया है जो यहाँ पर दिखाया गया है, बातचीत हो रहा है। अब हमारा अगला टॉपिक है मनसबदारी व्यवस्था। आखिर यह मनसबदार कौन होते थे? आखिर मनसबदारी मतलब क्या होता है? तो मनसबदारी प्रथा मुगलों के शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता थी। मतलब कि मनसबदारी मतलब वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करते थे। जैसे कि अरबी शब्द के भाषा के शब्द मनसब का शाब्दिक अर्थ है पद। मतलब न मनसब का मतलब होता है पद, कोई भी पोस्ट हो गया। ठीक है, मतलब कोई भी, जैसे शिक्षक हो गया, कोई अलग हम लोग कर्मचारी बोल देते हैं, तो उस तरह से था। तो इसके 2 भाग थे, मतलब कि 2 भागों में मनसब को बांटा गया था। मतलब जैसे अमीर गरीब, या फिर कुछ यहाँ पर जैसे लिखा है जात व सवार, मतलब कि 2 भाग में बांटा था, एक जात में और दूसरा सवार में। ठीक है, तो जात से तात्पर्य था प्रशासकीय पद श्रेणी, मतलब प्रशासन में जैसे कि वहाँ पर जो मंत्री राजा के संपर्क में रहता था तो उसको जात बोला जाता था। और जबकि सवार से तात्पर्य घोड़ों की संख्या से थी, मतलब कि घोड़ा कितना ज़्यादा है। तो इस तरह से मनसब मतलब कि जो पहला पद प्रशासकीय पद श्रेणी से था और दूसरा घोड़ों की संख्या से था, मतलब घोड़ों के बारे में देखते था। मतलब कि मनसब का मतलब ऐसा व्यक्ति जो राजा के लिए कार्य करे और उसके पद के बारे में उसको पता हो कि वह क्या कार्य करने वाला है। जैसे अकबर द्वारा आरंभ की गई इस व्यवस्था में ये मनसबदारी कौन स्टार्ट किया था? तो अकबर स्टार्ट किया था। अकबर द्वारा आरंभ की गई इस व्यवस्था में उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना में होते थे। मतलब कि एक शाही सेना का मतलब राजा के लिए एक अपना पर्सनल सेना होता था। इन्हें दिए जाने वाला पद को मनसब कहा और ग्रहण करने वाले को मनसबदार कहा जाता था। मतलब कि जो पद हो गया, जैसे कि कोई भी अगर राजा के पास वहाँ पर सेना में भर्ती है तो, लेकिन शाही सेना मतलब कि वहाँ पर राजा के लिए सिर्फ वो सेना होता है, तो उस पद में अगर है तो उसको मनसब बोलते थे कि हाँ ये भी मनसब है, ये भी मनसब है। लेकिन जो हासिल करता था उसको मनसबदार हम लोग बोलते थे। और अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। इसके बाद हम लोग अगला देखने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है खान सभा। कि खान सभा क्या था? तो यह बादशाह के गृह विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। मतलब गृह विभाग मतलब कि जैसे घर का कुछ कार्य हो गया तो उसमें बादशाह का एक अधिकारी होता था खान
खानसामा। इसका कार्य शाही रसोई तथा राजमहल की अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करना था। मतलब कि रसोई उसे में खाना बन रहा है या नहीं, राजमहल में कुछ टूट फूट गया या फिर कुछ भी झाड़ू पोछा लगाना है तो वो खानसामा देखता था। मतलब कि खान मतलब खाना वाना बनाता था और सामा मतलब सब कुछ सामान वामान को देखता था। वह शाही परिवार के संपूर्ण खर्च का ब्यौरा करता था कि आज कितने लोग क्या खाए, कितना खर्चा किया, तो उसका सब कुछ डिटेल में जानकारी रखता था। राजमहल के सभी कर्मचारियों उसके नियंत्रण में कार्य करते थे। मतलब कि जितने भी कर्मचारी थे तो सभी कर्मचारी खानसामा में कार्य करते थे, मतलब कि नियंत्रण रहता था। क्या लिखा है, राजमहल के सभी कर्मचारी उसके नियंत्रण में रहते थे। मतलब राजमहल में जितना भी व्यक्ति है सो उसके कंट्रोल में रहता था। अब अगला है हम लोग का काजी उल कुजात यानी मुख्य काजी। मुख्य काजी मतलब कि जैसे कि कोई वकील वकील होता है तो वो वकील हो गया, तो वो मुख्य न्यायाधीश वो फैसला सुनाएगा कि क्या सही है क्या गलत। तो मुगल बादशाह सभी मुकदमों का निर्णय स्वयं नहीं कर सकते। मतलब कि एक ही तो राजा है तो वो कहाँ पर फैसला करने जाएगा। अभी हम लोग के भारत में बहुत सारे हम लोगों का वका मतलब कि हम लोगों का बहुत सारा अभी तक अदालत खुल चुका है, लेकिन उस समय निर्णय तो राजा करता था। तो राजा तो पूरा पूरा अपने साम्राज्य को संभाल नहीं सकता है, कहाँ पर सही है क्या गलत है। तो इसलिए उसने राजधानी में एक मुख्य काजी यानी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया। मतलब कि वहाँ पर बोला जा रहा है कि एक मुख्य न्यायाधीश मतलब कि एक न्यायाधीश को नियुक्त किया जो इस्लामिक कानून के अनुसार न्याय करता था। मतलब कि इस्लाम मतलब मुस्लिम लोगों के अनुसार कार्य करता था, बोलता था क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में बताता था। उसके बाद अगला है दरोगा ए डाक चौकी। यह गुप्तचर और डाक विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। मतलब जो गुप्तचर हो गया, जैसे सीक्रेट एजेंट हो गया, उसके बाद डाक विभाग यानी कि पोस्ट जो पोस्ट ऑफिस वाला कार्य है तो उसका प्रधान अधिकारी होता था दरोगा ए डाक चौकी। इसके दूत सारे देश में होते थे और देश के कोने कोने से सूचना लाकर देते थे। मतलब कि हर एक देश में होता था, जहाँ पर जाके बोलता था कि कहाँ पर कौन राजा क्या कहाँ पर से हमला करने वाला है क्या करने वाला है। तो ये गुप्तचर सब अपना ध्यान से रखते थे, जानकारी रखते थे और अपने राजा को बताते थे। और अगला है और लास्ट हम लोग का मीर आतिश। मीर आतिश किसको बोलते थे, तो यह मुगल सेना के तोप खाने का प्रधान होता था। जैसे तोप खाना होता है तो तोप खाना इधर से यहाँ पर लगाते हैं हम लोग और यहाँ पर हम लोग गोला डालते हैं और यहाँ से हम लोग सेना को मारते हैं। तो ये तोप खाने का प्रधान था मीर आतिश। मीर आतिश का मतलब आतिशबाजी हम लोग जानते ही हैं, मतलब कि पटाखा उड़ाका फोड़ना। तो तोप खाना कौन फोड़ेगा, तो मीर आतिश। तो इसका प्रमुख कार्य तोप खाने की व्यवस्था देखना होता था। मतलब कि तोप खाना सही है या गलत है, मतलब कि युद्ध में हम लोग अगर युद्ध हो गया तो उसमें हम लोग इस तोप खाने को यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि मुगल साम्राज्य का आर्थिक व्यवस्था कैसा था, कि आखिर वहाँ पर क्या क्या चलता था क्या नहीं चलता था। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आर्थिक व्यवस्था के बारे में। मुगल काल में कई बड़े नगर काफ़ी समृद्ध हो चुके थे। मतलब कि बहुत सारा बड़ा बड़ा नगर बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका था, जिसमें आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, बुरहानपुर, अहमदाबाद, बनारस, पटना, काबुल, राजमहल, हुगली, वर्धमान, ढाका और चटगांव आर्थिक रूप से संपन्न थे। मतलब कि ये सब अलग अलग जो भी इतने सारे क्षेत्र थे तो वो बहुत ज़्यादा अमीर थे। मुगल काल में लोगों का मुख्य पैसा कृषि था। मतलब कि जितने भी लोग थे सो लोग क्या करते थे, सबसे ज़्यादा कृषि यानी खेती करते थे। इस समय उद्योग धंधों का भी पर्याप्त विकास हुआ। मतलब कि बहुत सारा उद्योग यानी फैक्ट्री वैक्ट्री भी लगना स्टार्ट हो चुका था। जैसे सूती कपड़ों, ऊनी व रेशमी वस्त्र, लोहे के सामान, गुड़ चीनी बनाने के काम, पीतल तांबे कांसे के बर्तन, सोने चांदी के जेवरात, मोती, हाथी का दांत, मूंगा आदि के काम भी बहुतता में होते थे। मतलब इतना सारा काम मुगल काल में स्टार्ट हो चुका था। कपड़ा उपड़ा बनाना और भी अलग अलग काम, लोहा का सामान जैसे कुदाल उदाल जो भी क्षेत्र हो गया, मतलब जो भी सामान हो गया तो लोहा का बनाना मुगल साम्राज्य में ही मतलब मुगल शासन के दौरान ही शुरुआत हुआ था। मुगल काल में सड़कें और नदियां यातायात के मार्ग थे। मतलब कि लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सड़क और नदी का रास्ता अपनाते थे। मुगल साम्राज्य के सभी प्रमुख केंद्र सड़कों द्वारा जुड़े हुए थे। मतलब कि जो भी प्रमुख केंद्र है, मतलब कि हेड क्वार्टर जो भी मेन मुख्यालय है
तो उस मुख्यालय पर केंद्र पर सड़क द्वारा जोड़े गए थे, मतलब कि मेन सड़क है तो उस सड़क को उस जगह से गुजारा गया था। सड़कों पर सुरक्षा का प्रबंध था, मतलब कि सड़क पर बहुत ही सेना हुआ करता था जो सुरक्षा करता था। यात्रियों के आराम के लिए सड़कों के किनारे छाया वाले पेड़ और सराय और कुएं आदि बनाए जाते थे, मतलब कि लोगों का जो भी लोग हैं तो उन लोगों को जो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो हम लोगों ने देखा था कि शेर शाह सूरी ने सराय बनाया था और बहुत सारे चीज़ बनाया था। तो सूरत मुगल काल का प्रमुख बंदरगाह था। बंदरगाह मतलब क्या होता है, जैसे कि एक देश से दूसरे देश हम लोगों को सामान ले जाना है तो हम लोग ट्रक गाड़ी उड़ी में नहीं ले जाते हैं, हम लोग उसको एक बहुत बड़ा नाव लाते हैं और नाव से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो उस समय एक जगह था सूरत, तो सूरत में एक बंदरगाह मतलब कि समुद्र था, समुद्र के किनारे बंदरगाह बना हुआ था, मतलब एक ऐसा जगह जहाँ से सामान को एक देश से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो मुगल काल में विदेशी व्यापार में बहुत वृद्धि हुई, मतलब कि विदेश यानी कि अलग अलग देशों से भी सामान लाया जाता था। व्यापार एशिया तथा यूरोप के विभिन्न भागों में से होता था, मतलब कि यूरोप तक हम लोग व्यापार करते थे। आयात की मुख्य वस्तुएं जैसे सोना हम लोग, आयात मतलब क्या होता है, आयात मतलब आया मतलब वस्तु को सामान को एक दूसरे देश से हम लोग लाते थे, तो सोना लाते थे, घोड़े, धातु, हाथी का दांत, बहुमूल्य पत्थर, मखमल, इत्र आदि थी, मतलब कि इतने वस्त्र हम इतने सारे सामान हम लोग दूसरे देश से लाते थे। और निर्यात की वस्तुओं में सूती कपड़ा, काली मिर्च, मसाले आदि प्रमुख थे। निर्यात मतलब भेजना, हम लोग भारत से कपड़ा भेज देते थे, जो काली मिर्च होता था वो दे देते थे, इसके बाद मसाले दे देते थे दूसरे देशों में। मुगल बादशाहों ने साम्राज्य के अनेक प्रमुख नगरों में टकसाले, टकसाले मतलब हम बताएं टकसाले मतलब कि पैसा का जहाँ पर सिक्का बनता है उसको टकसाले बोलते हैं, तो बहुत सारे टकसाले भी खोला गया था। अब अगला टॉपिक हम लोगों का है अन्य शासकों के साथ संबंध, मतलब कि जो मुगल थे तो मुगल अन्य शासकों अन्य राजाओं के साथ कैसा संबंध था। यहाँ पर चित्र 4.11 में हम लोग देख सकते हैं कि 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी की पहली बार प्रयोग, मतलब कि 16 शताब्दी में ही पहली बार तोप का प्रयोग किया गया था और गोलाबारी का प्रयोग किया गया था। इससे पहले कोई भी तोप नहीं हुआ करता था, तोप को बनाया गया और 16वीं शताब्दी में इसका प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर देखते हैं अन्य शासकों के साथ संबंध कैसा था। आखिर मुगल जो साम्राज्य है तो मुगल साम्राज्य अन्य राजाओं के साथ कैसा संबंध था, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, मतलब कि मुगल जाते थे और बोलते थे कि हम लोगों को टैक्स देना, हम लोग को पैसा देना, तो और जो जो राजा बोलते थे कि नहीं हम पैसा नहीं देंगे तो फिर उनसे युद्ध लड़ा करते थे। जब मुगल शक्तिशाली हो गए, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, तो अन्य कई शासकों से स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली, मतलब कि देखा बहुत सारे लोगों ने देखा कि जो मुगल है सो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, अब इससे लड़ने जाएंगे तो हम ही हार जाएंगे, तो उससे अच्छा है कि हम स्वेच्छा से खुद जा करके उसका सत्ता स्वीकार कर लेते हैं। बोलते ठीक है आपको जो चाहिए सोना चांदी जितना चाहिए हम अपना दे देंगे, ऐसा दूसरे राजा बोलते थे और मुगलों को सब कुछ दे देते थे। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, मतलब कि जो मुगल था सो मुगल को तो सब कुछ देता ही था, साथ में अपना बेटी भी अपना पुत्री को भी दे देता था, बोलता था कि मेरी पुत्री से भी विवाह कर लीजिए और हमको कुछ उच्च पद दे दीजिए, हमको कुछ अच्छा सा पद दे दीजिए। परंतु कुछ ने विरोध भी किया, मतलब बहुत सारे राजा ने विरोध भी करता था, बोलता था हम अपनी पुत्री के विवाह करने के लिए नहीं देंगे आपको। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि अकबर एक बहुत ज़्यादा महान शासक था जिसके बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, तो इस बार हम लोग अब अकबर के बारे में ही सिर्फ पढ़ने वाले हैं। अकबर एक महान शासक की एक महान शासक कैसे था, क्या क्या किया, क्या क्या इसने बनाया, तो ये हम लोग सब कुछ इसके बारे में हम लोग डिटेल में एक पेज सिर्फ इसके बारे में भी अभी पढ़ेंगे। तो अकबर विश्व के महान सम्राटों में से एक था, मतलब कि जो भी दुनिया में जो भी सम्राट है उसमें से एक था। उसके राजरोहन से भारतीय इतिहास का एक नया युग का उदय हुआ, ये बहुत ज़्यादा साल तक शासन किया था, ठीक है। तो यह युग शांति और समृद्धि का था, मतलब कि इसके युग में बहुत ज़्यादा शांति और समृद्धि था, बहुत ज़्यादा ये पैसा कमाता था। अकबर ने राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक तथा कला के क्षेत्र में सामंजस्य
और समन्वय की नीति द्वारा एक सामाजिक संस्कृति का विकास किया। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा कार्य करता था, धार्मिक काम करता था, आर्थिक कार्य पेशा से सामाजिक जो भी अच्छा कार्य हो सकता था ये अकबर कोशिश करता था करने का। इनमें सभी वर्गों का योगदान था, जितने भी लोग थे, जितने भी धर्म जाति के लोग थे, सबको इसका सपोर्ट करते थे। अकबर ने साम्राज्य में शांति तथा समरसता स्थापित करने के लिए धार्मिक उदारवाद की नीति का अनुसरण किया। मतलब कि ये जो है सो अपना जो धर्म है सो धर्म को बनाने के लिए अपना मतलब कि फेमस होने के लिए वो धर्म के बारे में बताता था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर जजिया कर समाप्त करके हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। मतलब कि पहले क्या होता था, जो तीर्थ यात्रा जो हिंदू का है सो उसमें जाने कोई अगर जाता था तो उससे टैक्स पैसा लिया जाता था, और अगर कोई जजिया कर भी पहले लिया जाता था हिंदुओं से। लेकिन जो अकबर है सो अकबर ने ये तीर्थ यात्रा का कर को ख़त्म कर दिया, जजिया कर भी ख़त्म कर दिया। यह धार्मिक स्वतंत्रता अकबर की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्य किया था। विभिन्न धर्मावलियों के बीच सामाजिक एकता कायम करने के लिए उसने कई उपाय किए। मतलब कि सभी जितने भी धर्म है सबके बीच सोचा कि एकता कायम करना है, सभी धर्म बराबर है, सभी को एक करना है। तो इसलिए इसने सोचा कि हम एक ऐसा धर्म बना देते हैं जिसमें सभी लोग एक धर्म को मानेंगे। तो इबादत खाना, दीन ए इलाही आदि धार्मिक सद्भावना तथा समन्वय की दिशा में उसके महत्वपूर्ण कार्य थे। मतलब कि बहुत ही अच्छा कार्य किया। इबादत खाने में मुस्लिम, ईसाई, पारसी, हिंदू, जैन धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया जाता था। मतलब कि इबादत खाना एक ऐसा जगह था ना, इबादत खाना में सभी लोग जो भी बड़े बड़े विद्वान थे सभी को, हर एक क्षेत्र से, मुस्लिम चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी होते थे सभी को बुलाया जाता था। और सप्ताह में एक दिन अकबर उनसे प्रवचन सुनता था। मतलब सब कुछ सुनता था कि किसके धर्म में क्या अच्छा बात है, क्या खराब बात है, और तथा धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप करता था कि कौन सा धर्म अच्छा है, क्या धार्मिक कार्य अच्छा है, क्या आध्यात्मिक कार्य, मतलब क्या क्या अच्छा चीज़ है वो सीखता था। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही यानी तौहीद ए इलाही नामक एक नया धर्म शुरू कर दिया था। देखिए ये मतलब कि अकबर ऐसा सोच रहा था ना कि इतना सारा धर्म है ही तो हम भी एक धर्म बनाते हैं, उसमें सभी धर्मों का सबके मिला जुला कर है कि एक अच्छा धर्म बनेगा। मतलब कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके बारे में हम धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान तो कर ही चुके हैं, सब ले चुके हैं, तो हम एक ऐसा धर्म बनाएंगे जो पूरा लोग मानेगा। तो उसने बनाया दीन ए इलाही। तो इस धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। मतलब कि ये जो धर्म है तो उसका सबसे प्रधान था अबुल फजल। अबुल फजल ने ही बोला था इसको बनाने के लिए, ये सब समझ सकते हैं। लेकिन ये धर्म ज़्यादा नहीं टिक सका क्योंकि बहुत सारे लोग ये धर्म को नहीं मानने लगे। तो अकबर की नीति प्रजा के अधिकतम कल्याण पर आधारित थी। मतलब कि अकबर क्या चाहता था कि प्रजा का कल्याण हो सके। उसने प्रजा तथा शासकों के मध्य दूरी को पाटने की कोशिश की। मतलब कि जो भी प्रजा है, जो भी जनता है और जो भी शासक, जो भी राजा है, तो उसके बीच में दूरी कम हो सके और दोनों का बात आसपास में हो सके और उसके बात को सुना जा सके। समस्त साम्राज्य में प्रशासनिक एकता, भू राजस्व प्रशासन, समान कर प्रणाली, मतलब कि सभी को एक टैक्स देना है, किसी को ऐसा नहीं कि किसी को कम टैक्स, किसी को ज़्यादा पैसा, मतलब कि कर जो है सो वो लगता था, सबको बराबर टैक्स लगता था। शासकीय पदों पर योग्यता, मतलब कि जो भी शासक है तो उसका पद पर योग्यता तो होना चाहिए ना। तो योग्यता के आधार पर नियुक्ति के द्वारा एक ऐसा सुसंगठित प्रशासन तंत्र स्थापित हुआ जैसा मध्यकाल में पहले कभी नहीं हुआ था। मतलब पहले मध्यकाल में कैसा होता था कि पहले जिसको भी सेना में भर्ती होना हो सकता था, लेकिन उसके बाद अकबर ने योग्यता बोल दिया कि वो अगर ये अच्छा कौशल व्यक्ति है, इतना हाइट है, ये रहेगा तो भी तब ही सेना में भर्ती होगा। तो इस तरह से वो योग्यता बहुत सारी चीज़ में होने लगा। उसके बाद जितने भी सेना थे सब बढ़िया से होने लगे और भी बहुत कुछ अच्छा से होने लगा। अकबर ने संस्कृति के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किया। मतलब कि अपना संस्कृति को बचाने के लिए भी अच्छा कार्य किया। उसने फारसी को राजभाषा बनाया तथा अनुवाद विभाग की स्थापना की। अनुवाद विभाग और फारसी भाषा, मतलब कि जैसे हम लोग आज जानते हैं हिंदी हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते थे, हिंदी हम लोग का बन चुका है, तो उसी समय उसने फारसी को राजभाषा बनाया था। और एक अनुवाद विभाग का मतलब होता है ट्रांसलेशन। जैसे
हम लोग इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं, तो उस समय भी अलग अलग लोग हुआ करते थे जो 2-3 भाषा जानते थे। तो अनुवाद विभाग की स्थापना की और जिसके द्वारा उसने संस्कृत, अरबी, यूनानी और तुर्की ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करवाया। मतलब फारसी उसको आता थोड़ा मोड़ा, तो जिस कारण बोला जो भी संस्कृत में लिखा है, अरबी, यूनानी, तुर्की में, तो उस सभी को फारसी में ट्रांसलेशन करके दो। और उसके दरबार में विभिन्न भाषा के विद्वानों का राजश्री प्रदान किया गया था। अकबर के दरबार में देश के उत्कृष्ट चित्रकार और संगीतकार भी थे, मतलब कि बहुत ही अच्छा अच्छा फोटो बनाता था और संगीतकार बहुत ज़्यादा अच्छा गाने वाला भी था। इसमें हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही शामिल थे। मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर हिंदू अगर बहुत ज़्यादा अच्छा गा रहा है तो उसको नहीं रखेंगे, तो ऐसा नहीं था। वो बोलता था चाहे वो हिंदू रहे या मुसलमान रहे, हमको कोई मतलब नहीं, अगर हिंदू अगर अच्छा है तो उसको हम अपने राज्य में शामिल करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं अकबर के 9 रत्न। मतलब कि जब अकबर शासन कर रहा था तो उसने 9 लोगों को रखा था जिससे वो सलाह लेता था, क्योंकि अकबर उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो जिस कारण वो लोगों से सलाह लेकर के फैसले लेता था। तो इसमें सबसे पहले तो आप लोग बहुत ज़्यादा नाम सुनेंगे जिसका नाम होगा बिरबल। तो बिरबल परम बुद्धिमान था, सब कुछ में अकबर को मदद करता था। उसके बाद है तानसेन। तानसेन क्या करता था, वो गाना यानी कि संगीत सम्राट था, गाना बताता था। उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना, वो एक प्रतिष्ठित कवि थे। उसके बाद राजा टोडरमल, ये राजस्व विभाग के वित्त मंत्री, मतलब कि पैसा यानी टैक्स लेते थे। उसके बाद राजा मान सिंह, ये प्रधान सेनापति हुआ करता था राजा मान सिंह। उसके बाद मुल्ला दो प्याजा, यह सलाहकार होता था, राजा को बताता था ये सही है या गलत है। उसके बाद हकीम हुमाम। हकीम हुमाम क्या है, ये खानसामा हुआ करता था। इसका अर्थ क्या था, हम लोग खानसामा मतलब होता है खान मतलब खाना, यानी कि रसोई विभाग वाला हकीम हुमाम था, और सामा मतलब कि सामान वामान का देखभाल वाला करने वाला, यानी हकीम हुमाम खाना रसोई का देखभाल करता था। उसके बाद अबुल फजल, यह अबुल फजल जैसे हम लोगों ने भी पढ़ा कि वो ट्रांसलेशन करता था फारसी उर्सी जो भी था, तो और इसने ही जो इसका अकबर का जो धर्म है एक नया धर्म बनाया था, उसका पुरोहित था अबुल फजल। तो यह एक इतिहासकार था, दर्शन एवं साहित्य का ज्ञाता था, जिसको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा लिखा था। उसके बाद लास्ट हम लोग का फैजी एक राजकवि और एक लेखक था। इसके बाद हम लोगों का एक लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है मुगल काल में झारखंड। कि जब मुगल काल चल रहा था तो उस समय हम लोग का झारखंड कैसा था, तो हम लोग ये झारखंड के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। कि अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल इसका कौन था, तो इसका दरबारी इतिहासकार था। तो अपने कृति अकबरनामा में झारखंड के लिए खोखरा प्रदेश नाम प्रयुक्त किया। मतलब कि झारखंड को क्या बोलता था पहले, तो लोग बोलता था खोखरा प्रदेश। शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के तेलियागढ़ी के रास्ते का प्रयोग किया था, और खानदेश के शासक आलिद शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान की उपाधि भी मिली थी, जो शेर शाह का परपोता था। उसके बाद मुगल शासक अकबर जहांगीर का झारखंड पर ध्यान शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे के कारण गया था। मतलब कि अकबर और जहांगीर भी झारखंड पर ध्यान दिया था क्योंकि शंख नदी में हीरा मिलता था। उसके बाद 1585 ईस्वी में अकबर ने झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया था। जहांगीर के समकालीन चेर राजा मेदिनी राय का पलामू में शासन था। मतलब कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो जहांगीर है, सो जहांगीर के समय झारखंड में एक चेर राजा था जिसका नाम था मेदिनी राय, ये पलामू में शासन कर रहा था। शाहजहां के प्रशासननामा में इनके पलामू अभियान का त्रिक्रम वर्णन है। शाइस्ता खान ने 1641 ईस्वी में इतिकाद खान ने पलामू पर आक्रमण कर मुगलों का आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ये शाहजहां के द्वारा नियुक्त बिहार के सूबेदार थे। मतलब कि जो शाइस्ता खान है, सो ये इसने 1641 ईस्वी में इतिकाद खान से आक्रमण किया था,
जिसके बाद शेर शाह के द्वारा नियुक्त किया गया बिहार का सूबेदार। शाहजहां के समय मुगल नागवंशी संबंधित सौहार्दपूर्ण थे, मतलब कि अच्छा संबंध था नागवंशी से मुगल का। औरंगजेब के समय मुगलों का संघर्ष मुख्य रूप से पलामू के चेर राजाओं के साथ होता रहा, मतलब कि औरंगजेब आया था तो उसमें चेर राजाओं से युद्ध चलता था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद झारखंड मुगलों से स्वतंत्र हो गया। जब औरंगजेब मर गया उसके बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया। और 2-3 पॉइंट दिए हुए, 2-3 पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि अकबर के शासनकाल में झारखंड के प्रमुख शासक वंश थे, मतलब कि जब अकबर था तो उस समय कौन कौन राजा था, तो कोररा, कोकरा, खोखरा के नागवंशी, उसके बाद पलामू के चेरो और सिंहभूम के सिंहवंश था। उसके बाद जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में छोटा नागपुर क्षेत्र में सोने की प्राप्ति का उल्लेख है, मतलब कि यहाँ पर बताया गया है कि छोटा नागपुर जो झारखंड है सो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोना मिलता था। उसके बाद 1538 ईस्वी में शेर शाह के सेनापति खवास खां ने चेरो महाराजा महारथ चेर को पराजित किया था। शेरशाह सूरी ने चेरों के राजा को पराजित किया था और लूट के सामान के साथ श्याम सुंदर नामक एक सफ़ेद हाथी प्राप्त किया, और एक हाथी भी इसने सफ़ेद हाथी प्राप्त किया था। इसके बाद ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है। अगर यहाँ तक आप लोग बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके से और वीडियो आते रहेगा। थैंक यू।